स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे उनको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अंदर हम आज आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रोपी, ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन क्या होती है या यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या होती है, इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। 7 प्रॉपर्टीज़ हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 हमारे पास है और वो हमारे पास है जी, हम इसको हम लिख रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉली का मतलब बच्चों होता है मैनी, यानी अगर हम इससे लें तो पॉली का मतलब है मैनी, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है शेप। मॉर्फिज्म जिसका मतलब होगा शेप्स। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है जी? इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपाउंड की एक से ज्यादा शेप को हम क्या नाम देते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। यानी हम कह सकते हैं कि अगर एक कंपाउंड एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो फॉर्म पॉलीमॉर्फ्स कहलाती हैं, और फिनोमेना जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या होगी? हम कहते हैं व्हेन अ सेम कंपाउंड have more than one crystalline form, more than one crystalline forms, these forms are called polymorphous। इन फॉर्म को पॉलीमॉर्फस कहते हैं। एंड फिनोमेना इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। बच्चों, कोशिश की है कि आसान वर्डिंग में डेफिनेशन आपको समझ आ जाए। व्हेन अ सेम कंपाउंड हैव मोर देन वन फॉर्म, दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फ्स एंड फिनोमेना इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। आसान वर्डिंग में हम ये कह सकते हैं कि अगर एक कंपाउंड है, उसकी एक से ज़्यादा शक्लें हैं, तो वो जो शेप होंगी वो आपस में पॉलीमॉर्फ कहलाएंगे और फिनोमेना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, तो मैं आपसे कहता हूं NaCl have 2 crystalline form। इसकी 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म होती हैं। एक को हम नाम देंगे, इसकी जो एक फॉर्म है उसको हम नाम दे देंगे इसकी जो क्यूबिक शेप होती है, और दूसरी इसकी जो शेप है वो हमारे पास है ऑक्टाहेड्रल। तो देखें, एक ही कंपाउंड की 2 शक्लें मौजूद हैं, ये दोनों शक्लें आपस में पॉलीमॉर्फ कहलाती हैं और फिनोमेना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम करते हैं बच्चों, ताकि हमें कोई एक और एग्जांपल याद हो जाए। जैसे मैं आपसे कहता हूं कोई और एक एग्जांपल दे दें, तो हम सपोज करते हैं हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसकी भी 2 फॉर्म है बच्चों। एक को हम नाम देंगे आर्थोरोम्बिक, और दूसरी जो फॉर्म है इसको हम नाम देंगे ट्राइगोनल। बच्चों, ये बेसिकली क्रिस्टल की शेप्स होती हैं। वैसे तो बहुत सारी शेप होती हैं, आर्थोरोम्बिक, रोम्बोइड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। ये मुख्तलिफ शेप्स हैं क्रिस्टलाइन की जो हम आम आंख से नहीं देख सकते, बल्कि हम इनको माइक्रोस्कोप के जरिए इन स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो बच्चों, ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म क्लियर हो गया। अब हम आते हैं आइसोमॉर्फिज्म।
आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, आइसो का मतलब है सेम। मॉर्फिज्म का मतलब होता है शेप। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों दो डिफरेंट कंपाउंड हैं, उनकी क्रिस्टलाइन शक्लें एक जैसी हैं, उनकी ज्योमेट्रिकल शेप एक जैसी है, वो आपस में क्या कहलाएंगे? तो आप कहेंगे वो आपस में आइसोमॉर्फ कहलाएंगे, और फिनोमेना क्या कहलाएगा? आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा। जैसे मेरे पास है, हम डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हेन टू डिफरेंट कंपाउंड, when two different compounds exist in same crystalline form, these forms are called isomorph, and phenomena is called आइसोमॉर्फिज्म। जब दो डिफरेंट कंपाउंड हैं, उनकी क्रिस्टलाइन शेप एक जैसी है, वो आपस में आइसोमॉर्फ कहलाएंगे, और फिनोमेना आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि बच्चों इनमें रेशो सेम होती है। जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, आप इसकी कोई एग्जांपल दें तो बच्चों हम एक एग्जांपल लिखते हैं कि जैसे जिंक ऑक्साइड हमारे पास जिंक सल्फेट है, ठीक हो गया। इसी तरीके से निकल सल्फेट है। इन दोनों में अगर आप एटॉमिक रेशो देखें तो वो भी सेम आ रही है बच्चों। जिंक एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन जो है वो 4 है। निकल एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4 है। तो रेशो भी सेम है, और इनकी जो शेप जो है वो भी सेम है। इनको आपस में ना, इन शेप को कहते हैं आर्थोरोम्बिक। ये हमारे पास है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लिखते हैं कि ये एग्जांपल 1 हो गई। एग्जांपल नंबर 2 अगर मैं आपसे कहूं तो आप कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम नाइट्रेट। एटॉमिक रेशो चेक करें, वो सेम आ रही है। कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। इसी तरीके से सोडियम 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, रेशो सेम है। इस शेप को हम रोम्बोहेड्रल बोलते हैं, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, ये इसका नाम है। तो बच्चों देखो, इन दो डिफरेंट कंपाउंड की क्रिस्टलाइन शेप सेम है, ये आपस में आइसोमॉर्फ कहलाते हैं, और फिनोमेना क्या कहलाता है? आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। अब हमारे पास है नेक्स्ट डेफिनेशन बच्चों 10 वाली, एलोट्रोपी। एलोट्रोपी अच्छा, एलोट्रोपी और मैं अगर आपसे कहूं पॉलीमॉर्फिज्म में क्या फ़र्क है, तो आप कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में दो डिफरेंट कंपाउंड की ज्योमेट्रिकल शेप सेम होती है, जबकि वहां दो डिफरेंट एलिमेंट की ज्योमेट्रिकल, यानी आप समझ लें कि एलोट्रोपी में हम ये करेंगे कि अगर एक ही हमारे पास सब्सटेंस है, एक ही एलिमेंट है और उसकी एक से ज़्यादा शक्लें हैं, तो वो एलोट्रोप्स कहलाती हैं और फिनोमेना एलोट्रोपी कहलाता है। जबकि अगर एक ही कंपाउंड है, उसकी एक से ज़्यादा शक्लें हैं, तो उसे आप पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं या पॉलीमॉर्फ कहलाते हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ एक कंपाउंड है, उसकी एक से ज़्यादा शक्लें हैं, जबकि यहाँ एक एलिमेंट होगा, उसकी एक से ज़्यादा शक्लें होंगी। ये फ़र्क है बच्चों। ये पॉलीमॉर्फिज्म कंपाउंड पे अप्लाई होने वाली टेक्निक है, और एलोट्रोपी जो है वो एलिमेंट पे अप्लाई होने वाली टेक्निक है। तो हम कह सकते हैं एलोट्रोपी क्या है? व्हेन an element exists in more than one form, these
forms are called, these forms are called allotropes, and phenomena is called allotropy. When an element exists in more than one form, these forms are called allotropes and phenomena is called allotropy. For example, carbon has two allotropic form. कार्बन बच्चों अगर हम डायमंड के केस में बात करें तो आपको पता है कि इसको हम डायमंड के केस में हम बात करते हैं तो इसको हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। और अगर हम कार्बन है उसको हम ग्रेफाइट की बेस पे बात करें तो इसको हम बच्चों ग्रेफाइट के केस में इसकी शेप को हम हेक्सागोनल कहते हैं, हेक्सागोनल। तो देखें एक ही एलिमेंट है, दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, टेट्राहेड्रल में भी और हेक्सागोनल शेप में भी। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ ये तो एक एग्जांपल होगी, ऑक्सीजन, तो आप कहते हैं ऑक्सीजन की भी दो फॉर्म होती हैं, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में है और O3 की फॉर्म में है, ये भी इसकी दो एलोट्रोपिक फॉर्म है, डाइऑक्सीजन एंड ट्राइऑक्सीजन। बच्चों डाइऑक्सीजन से ट्राइऑक्सीजन कैसे बनता है, ओजोन कैसे बनता है? जब हमारे पास इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती हैं तो ये हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। कितनी एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होती है? 142 किलो जॉल पर मोल, 142 किलो जॉल पर मोल एनर्जी इसको रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ सल्फर की कितनी एलोट्रोपिक फॉर्म है, तो बच्चों हमारे पास जो सल्फर है उसकी 4 एलोट्रोपिक फॉर्म है, सल्फर हैज़ 4 एलोट्रोपिक फॉर्म। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम ये भी बता सकते हैं कि हमारे पास सल्फर हैज़ 4 एलोट्रोपिक फॉर्म, 4 एलोट्रोपिक फॉर्म्स। कौन कौन सी हैं जी बच्चों? इसी तरीके से हमें पता है इसकी एक तो फॉर्म जो है उसको हम मोनोक्लिनिक भी कहते हैं, मोनोक्लिनिक। अच्छा, इसी तरीके से एमार्फस सल्फर भी होता है, एमार्फस सल्फर। और नेक्स्ट प्लास्टिक सल्फर भी होता है, प्लास्टिक सल्फर। और नेक्स्ट रोम्बिक सल्फर भी होता है। ये इसकी मुख्तलिफ हमारे पास समझ लें फॉर्म्स हैं, ये मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ सल्फर हैं। तो बच्चों किसी एक एलिमेंट की अगर एक से ज़्यादा फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं तो उन फॉर्म्स को एलोट्रोप्स कहते हैं। अगर एक कंपाउंड की एक से ज़्यादा फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं तो वो आपस में पॉलीमॉर्फ कहलाती हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है, 11 पॉइंट है, और वो हमारे पास है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर, इसको भी हमने तैयार करना है, ये भी काफ़ी पेपर में पूछा जाता है। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर एक ही कंपाउंड या एक ही एलिमेंट की एक से ज़्यादा फॉर्म हो, उन फॉर्म्स को यानी एक से ज़्यादा फॉर्म हो, उस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। बच्चों ये एक कंपाउंड के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है, एक एलिमेंट के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। अगर एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा शक्लें हैं लेकिन एक ही टेम्परेचर पे दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं तो उस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहेंगे। ये भी हो सकता है कि अगर एक कंपाउंड है उसकी एक से ज़्यादा फॉर्म है लेकिन एक ही टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती हैं तो उसे ट्रांजिशन टेम्परेचर कहेंगे। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर एट which there is two form of same substance coexist is called ट्रांजिशन टेम्परेचर।
थोड़ी सी डेफिनेशन को आसान किया गया बच्चों ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर टू फॉर्म सेम सब्सटेंस की एग्जिस्ट करें उस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। और ये सब्सटेंस एलिमेंट की फॉर्म में भी हो सकती है और ये जो सब्सटेंस है आपके पास वो बेसिकली कंपाउंड की फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे मैं बच्चों आपके सामने आपसे कहूँ ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो हमारे पास एक टिन होता है बच्चों ग्रे टिन, ग्रे टिन, और एक इसकी फॉर्म होती है वाइट टिन, वाइट टिन। इसको आप आर्थोरोम्बिक कहते हैं, आर्थोरोम्बिक, ठीक हो गया। और इस फॉर्म को आप टेट्रागोनल कहते हैं। अब बच्चों ये दोनों फॉर्म सेम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं और वो कौन सा टेम्परेचर है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर हम पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो तो 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हम अपनी बुक के देखेंगे और हमारी बुक में इसका ये टेम्परेचर है। इसकी एक और एग्जांपल याद कर लेते हैं बच्चों। सल्फर की दो फॉर्म है, ठीक है। एक आपके पास मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, और एक आपके पास है आर्थोरोम्बिक सल्फर, आर्थोरोम्बिक सल्फर। ये दोनों फॉर्म एक ही टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं। अगर टेम्परेचर 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ये दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। अगर टेम्परेचर कम करोगे तो पहली फॉर्म रहेगी यानी ए फॉर्म रहेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दूसरी फॉर्म रहेगी। इस टेम्परेचर के ऊपर दोनों फॉर्म रहेंगी। तो ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर दोनों फॉर्म एक साथ एग्जिस्ट करें उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक हो गया बच्चों, यहां तक बात समझ आती है। अब हमारे पास है नेक्स्ट, अगर हम इसमें आते हैं तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्रिस्टल लैटिस। ये हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन हमने तैयार करनी है बच्चों। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है बच्चों? ये जैसे हम NaCl का स्ट्रक्चर यहाँ पढ़ेंगे, बेसिकली ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस को क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। इसलिए इसको ज़रा मैं आसान वर्डिंग में डिफाइन करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ अरे ऑफ पॉइंट्स, अरे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग arrangement of the particles, representing arrangement of the particles in 3-dimensional way, in 3-dimensional space या वे कह दें, is called क्रिस्टल लैटिस, इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। हम क्रिस्टल लैटिस यहाँ पे NaCl का डिस्कस करेंगे, ये आपको अच्छा समझ आ जाएगा। यानी आप समझ लें कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो होती है, जो इनको हम आमतौर पर डॉट से या पॉइंट से डिनोट करते हैं, उसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। क्रिस्टल लैटिस की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। लैटिस 3 तरह के होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। आमतौर पर जो 3 डायमेंशनल होता है उसको हम क्रिस्टल लैटिस बोल रहे होते हैं बच्चों। अब इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन, यूनिट सेल जो हमने बेसिकली उस क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, तो यूनिट सेल क्या होता है इसकी भी लिए एक लाइन ज़हन में रखते हैं ताकि हमें NaCl का स्ट्रक्चर अच्छा समझ आ जाए। हमारे पास यूनिट सेल क्या होता है बच्चों? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी सब्सटेंस का जो उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को जाहिर करता है, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। तो मैं लिख सकता हूं इसका डेफिनेशन, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस which show all the properties of substance
all the property of substance is called unit cell। यूनिट सेल क्या होता है? जैसे मैं आपके सामने NaCl का क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसके अंदर बहुत सारे क्यूब बनेंगे, उनमें से एक छोटा सा क्यूब अगर आप निकाल लें तो वो छोटा सा क्यूब है वो बेसिकली उसका यूनिट सेल है, जो उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम यूनिट सेल कहेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है,